Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो दोस्तों 8 सीट पर पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है और इन 8 सीटों के दौरान हमारे साथ मौजूद कुमार अभिषेक जी जो कि संपादक और ब्यूरो चीफ है। उन्होंने पूरा दौरा किया 8 सीटों का, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं स्टूडियो आए तो उनसे बातचीत की जाएगी कौन जीत रहा है सर 8 सीटों पे। सर शुरू करते हैं, सबसे पहले बात अगर करेंगे रामपुर से। रामपुर में तो पूरा अखिलेश यादव ने ऐसा मत दिया कि चुनाव ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को, आजम खान अलग नाराज है, बगावत हो गई। रामपुर में क्या माहौल है? मुसलमान बहुत नाराज दिख रहा है। एक मौलाना जो कि दिल्ली से हैं उनको भेजा है वहां पर, वो कह रहे हैं कि भाईजान आजम खान। तो क्या लग रहा है आपको कि रामपुर की क्या स्थिति है? देखिए रजत, अगर किसी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तो किसी सीट पर, तो वो रामपुर है। रामपुर एक ऐसी सीट थी जिसमें कि बीजेपी की सरकार रहते हुए वो सीट समाजवादी पार्टी जीतती रही है। ठीक है, बीजेपी का फोकस रामपुर पर है, लेकिन रामपुर में जो हालात बन गए हैं उसमें सपा ही सपा को हरा डालेगी। आज़म खान के लोग खुल करके अब आ गए हैं सामने इस मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ, जो कि आधिकारिक उम्मीदवार हैं। तो समर्थन किसको है? समर्थन अभी किसी को नहीं है, समर्थन खुल के होगा भी नहीं। वो समर्थन बसपा को बेशक मिल जाए, और बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो जीशान खान वो खुल करके कह रहे हैं मुझे तो आज़म खान का समर्थन हासिल है, और वो बाकायदा अपने प्रचार में आज़म खान का नाम ले रहे हैं। आज देखिए जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं उनके खिलाफ कितने तरह के प्रचार शुरू हो चुके हैं। वो उसको दुष्प्रचार कहते हैं, कितनी शादियाँ, कितने मामले, तमाम तरह की चीज़ें उनके खिलाफ उन्हीं लोगों ने शुरू की हैं जो बीजेपी, जो सपा के कोर वोटर हैं। बीजेपी के लिए तो बैठे बिठाए जिसको कहते हैं ना, मतलब मुंह में आके रसगुल्ला खिला देना, वो वाली स्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आज़म खान किसी का विरोध करेंगे तो क्या वो जीतेगा? कम से कम रामपुर में तो ये संभव नहीं है। आज़म खान बेशक जेल में हो, लेकिन वो शख्सियत वो हैं कि वहाँ की पूरी सियासत उनके ही इर्द गिर्द घूमती है और पूरी मुस्लिम सियासत को वो कंट्रोल करते हैं। अगर उन्हें कोई चैलेंज कर रहा है, अगर अखिलेश यादव ने मोहिबुल्लाह नदवी को उतारा और वो ये कह रहे हैं कि आज़म भाई कहने की तो मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी बड़े नेता ने भी कहा होगा। आज़म साहब ही लोग उनको कहते रहे। ठीक है, वो जेल में हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी हैं और उन्होंने दमदारी से जो सियासत की है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को वहाँ पसंद नहीं आ रहे। आज़म खान जेल में हैं, झेल रहे हैं, इन पर इतने मामले हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं उनके लिए ये मुश्किल का सबब है। उनके साथ लोकल मुझे बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। अब हाल में इधर अगर उनका कुछ प्रभाव बढ़े तो मैं नहीं कह सकता, मैं 3 दिन पहले वहाँ पर था। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके खिलाफ जिस तरीके से सपा के लोगों ने ही शुरुआत कर दी है, बड़ा मुश्किल है वो सीट, कम से कम अब उस सीट में लड़ाई में अच्छे तरीके से बने रहना सपा के लिए। इससे सटी हुई सीट मुरादाबाद है जहाँ पर अखिलेश यादव ने वहाँ भी एक तरीके से आज़म खान के विरोध में स्टेशन को उतारने की कोशिश की। चिट्ठी भी सामने आई, आपने बातचीत भी की कि उन्होंने, स्टेशन ने भी कहा कि अखिलेश यादव मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन रुचि वीरा जो कि आज़म खान की ग्रुप की मानी जाती हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य सीट, जहाँ पर मुसलमान अपने आप में एक तरीके से तय कर देते हैं कौन हारे कौन जीतेगा, वहाँ भी अखिलेश यादव के खिलाफ एक नाराज़गी है। एसटी हसन जो है वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो कि सांसद रहे हैं। रुचि वीरा के लिए कितना चुनाव है, और जो सर्वेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो 2014 में एक बार चुनाव जीत चुके हैं, क्या लग रहा है मुरादाबाद बीजेपी के लिए भी आसान है या रामपुर से इतर है मुरादाबाद? नहीं, आसान तो सीट नहीं है। देखिए ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 50% के आसपास मुसलमान वोट है, और वो एक तरफा अगर पड़ता है तो फिर किसी का जीतना पॉसिबल है नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वोटिंग की जो पैटर्न है वो हमेशा अलग हो जाता है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि वही आज़म खान के लोग जो रामपुर में सपा को हरा रहे हैं, वही आज़म खान के लोग हर हाल में रुचि वीरा को जिताने में लगेंगे, क्योंकि रुचि वीरा आज़म खान की कैंडिडेट है। देखिए समाजवादी पार्टी ने उनके लिए 2 सीटें बिल्कुल तय कर रखी थी, यहाँ तक कि बिजनौर की सीट भी 3 सीटें। लेकिन जेल के भीतर क्या बात हुई, आज़म खान ने बहुत खुल करके अखिलेश को नहीं कहा कि फलाने को ही रामपुर लड़ाना है। रुचि वीरा को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। उसके बाद अखिलेश जब निकले, कन्फ्यूज़न फैला। अखिलेश ने पहले अपने भतीजे के लिए कहा, उसके बाद वो पूरा जिसको कहते हैं ना कि वो एक बार में ही पूरा गड़बड़ हो गया वहाँ के हालात। तो वो दोनों सीट, चाहे वो आप रामपुर देख लें या मुरादाबाद, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ की सीट है। और बीजेपी के भी लोग मानते थे कि ये उनकी ऐसी सीट है जो उनकी रेड लाइन की सीट है, मतलब लाल रंग से उन्होंने रंग रखा था इन सीटों को कि यहाँ पर हम जीते तो जीते, हमारी किस्मत, नहीं तो ये उनके लिए सबसे ख़राब सीटों में से थी। लेकिन अब
उनकी सबसे अच्छी सीटों में से होती जा रही है। लेकिन क्या मुरादाबाद में वही स्थिति है? नहीं, क्या मुरादाबाद ST में वो मान स्थिति जाएंगे? नहीं है। देखिए, एसटी हसन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एसटी हसन अगर विरोध भी करेंगे तो उसका बहुत असर होगा नहीं। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि मुसलमान जो वोट है वो सपा से कहीं ज़्यादा कांग्रेस की तरफ देखता है। उस इलाके में जब मैंने मुसलमानों से बात की तो उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम लिया, और कांग्रेस और सपा का जब गठबंधन है तो मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है। हालांकि वहाँ के मुसलमान चाहते थे कि यहाँ से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हो। आप देखेंगे तो जो अभी मेयर के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी अलग लड़के नंबर 2 पर रही है। तो वो ऐसी जगह है, ऐसी सीट है जो सपा के लिए आज भी मुफीद है। लेकिन अगर इसी तरीके से जो हालात बने हैं रामपुर में और दो बड़े नेताओं की लड़ाई आन पर आ गई, स्वाभिमान पर आ गई, तो बहुत मुश्किल होगा। वहाँ बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। सर्वेश सिंह बीमार हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो संगठन है वो ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो ये एक बहुत कांटे की टक्कर वहाँ होगी। मुसलमान वहाँ नाराज़ ज़रूर हैं। रुचि वीरा के आने से एक फैक्टर ये है कि वो जिस बिरादरी से आती हैं, बिजनेस कम्युनिटी से, उसका वोट भी अच्छा है। तो क्या वो अपने वोट ले पाएंगी, हिंदू वोटों को वो डेंट कर पाएंगी? अगर ये सब करने में वो कामयाब होती हैं और आज़म खान का जिस तरीके का समर्थन है, तो ये सीट अभी भी सपा और बीजेपी को देखें तो टाइट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 50-50 वाला मामला है। समाजवादी पार्टी के लिए इतना डिप्रेस्ड होने की सीट पे ज़रूरत नहीं दिखाई देती। पीलीभीत, अब तो हमने सपा के गढ़ की बात कर ली, बीजेपी के गढ़ पीलीभीत। हम बीजेपी से ज़्यादा वरुण गांधी का गढ़ भी कह सकते हैं। गांधी परिवार जो बीजेपी का गांधी परिवार है, मेनका गांधी ने शुरू की पॉलिटिक्स, फिर वरुण गांधी रहे। बहुत खुशी तो नहीं गए वरुण गांधी ना, बड़ी नाराजगी के साथ प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। जितिन प्रसाद को लड़ा दिया गया है। क्या कोई असर है? क्योंकि सपा ने वहाँ पर भगवत शरण गंगवार को उतारा, बसपा ने फूल बाबू को उतारा है, यानी मुस्लिम वोट भी हो सकता है डेंट हो जाए। क्या लग रहा है आपको, पीलीभीत में क्या माहौल है जितिन प्रसाद के लिए? देखिए, पहले तो ये समझिए कि 35 साल से ये जो बीजेपी का गांधी परिवार है उसके पास ये सीट थी, और ये पहली बार है जब एक तरीके का चेंज लोगों को दिख रहा है। वरुण गांधी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। वरुण गांधी को लेकर के पीलीभीत में बहुत कोई नाराज़गी या विरोध ऐसा नहीं था खुले तौर पर। और वरुण गांधी अगर बीजेपी से आते तो फिर थंपिंग जीतते। वरुण गांधी अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो बीजेपी के जितिन प्रसाद के लिए बहुत मुश्किल होती। लेकिन अब वरुण गांधी इस मैदान में नहीं है, और उनके नहीं होने से वरुण गांधी से नाराज जो वोटर है, ऐसा नहीं है कि वो सपा की तरफ चला जाएगा। ये भगवत शरण कह रहे हैं कि मेरे साथ तो वरुण गांधी का समर्थन है, तो ऐसा नहीं, कहने की बात है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि लाखों में कार्यकर्ता कुछ हज़ार में होते हैं, कुछ 100 में होते हैं। ठीक है, जो ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता है जिन्होंने इतने सालों से जिन्होंने बीजेपी को भाव नहीं दिया, तो अब उन कार्यकर्ताओं को वहाँ के बीजेपी के भी लोग भाव नहीं दे रहे होंगे। तो उसका असर यह है कि उन्होंने ज़रूर कहा है कि वो सपा के साथ जुड़ेंगे। लेकिन वरुण गांधी के फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए वो कार्यकर्ता भी खुल करके उनके समर्थन में नहीं आ सकते। आपको जो वरुण गांधी के इर्द गिर्द जितने लोग दिखाई देते थे, वो हो सकता है कि उस सपा को सपोर्ट करें, लेकिन कोई इतना बड़ा उन्हें समर्थन नहीं मिल जाएगा, दिख जाएगा कि वो बिल्कुल खेल पलट दें। ये ज़रूर है कि वरुण गांधी के जाने से एक बड़ा तबका मायूस हुआ, नाराज़ हुआ। उन्हें लगता है कि वरुण गांधी ऐसे थे जो कि सुख दुख में खड़े होने वाले थे, कामों में नहीं, यानी कि जो सार्वजनिक काम होते हैं लोगों के, गांव शादी विवाह में चले गए, हाँ, शादी विवाह में चले गए, किसी की मदद की, पैसे से मदद की, किसी को बीमार हो गया तो अस्पताल में उसकी मदद की, उसका इलाज कराया, शादियों में पैसे दिए। जो निजी तौर पर वो हर उस आदमी के लिए काम करते रहे जो उनके पास आया। लेकिन इतने सालों में लोगों को ये रहा कि वो इतने बड़े नेता होने के बाद भी जो इतने प्रोजेक्ट्स ला सकते थे, जितनी वो सड़कें बनवा सकते थे, जितने सार्वजनिक लोगों के काम कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो उनके जाने से कोई ऐसा बहुत मायूसी वहाँ नहीं है। लोगों को लग रहा है ठीक है, चेंज के लिए अच्छा है। दूसरी बात, जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है, जितिन प्रसाद को, तो जितिन प्रसाद की छवि बड़ी अच्छी है। एक चेहरे के तौर पर एक सौम्य चेहरा है, ऐसा चेहरा है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, ऐसा चेहरा है जिसकी मुसलमानों में भी थोड़ी बहुत पैठ है। लोग उनसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। सरदार भी बहुत नाराज हमें, मुझे लगा कि अगर
वरुण गांधी का टिकट काटा जाएगा तो सिखों में बड़ी नाराज़गी होगी, लेकिन उनकी भी कोई नाराज़गी वैसी मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि बहुत सारे सिख जो कि वरुण गांधी की तारीफ़ करते मिले, लेकिन उनका भी कहना था कि नहीं, अगर जितिन आ गए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जितिन को और उनके पिताजी को, उनके परिवार को हम पहले से जानते हैं इस इलाके में, हम उन्हें वोट कर देंगे। तो ये बीजेपी की अगर कह सकते हैं कि सबसे कोई बहुत कॉन्फिडेंट सीट मुझे दिखाई देती है तो हाँ, तो वो है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बरेली के हैं, लोग उनको बाहरी भी वहाँ कह रहे हैं, लेकिन वो जुझारू नेता हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा उनको एक तरीके से पूरा बैकअप है और उन्हें लग रहा है कि जिस कुर्मी बिरादरी से वो आते हैं उसका समर्थन और मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा, और ख़ासकर और दूसरी छोटी जातियों के, बिरादरियों के, तो वो जीतेंगे। लेकिन आप मार्जिन देख लीजिए, मार्जिन 2.5 लाख का मार्जिन वरुण का था। लोग कह रहे हैं कि ये मार्जिन बढ़ भी सकता है और वहाँ पे मार्जिन को लेकर, लेकिन अगर जो भी वोट इस वक्त सपा का है, बसपा उसमें डेंट लगाती दिख रही है। फूल बाबू को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पुराने नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं और मुसलमानों पर उनका एक प्रभाव है। दूसरी बात जो मैंने घूम करके देखा है, ये वाला जो एक एंगल है कि हर हाल में बीजेपी को हराओ, मुसलमान इसके लिए निकलेगा बीजेपी को हराओ, और किसी, ये थोड़ा इस बार कम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे मोदी को जिताओ, मोदी वाला जो एक वर्ग था वो भी उतना नहीं दिख रहा, उसी तरीके से हर हाल में मोदी को हराओ ये वाला भी वर्ग हो सकता है। दोनों के बैक ऑफ माइंड ये चीज़ें चल रही हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को बीजेपी के विरोध का जाएगा। उसमें बसपा का भी रोल होगा, बसपा का भी हिस्सा होगा, और ये बहुत काफ़ी है बीजेपी के जीतने के लिए। एक छोटा सवाल बिजनौर को लेकर कि आरएलडी के चंदन चौहान लड़ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बसपा इस सीट पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है, बिजनौर में क्या माहौल? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने फील किया, देखिए समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को उतारा है, बहुत 2-3 उम्मीदवार बदलने के बाद उतारा। तो समाजवादी पार्टी शुरू से यशवीर सिंह जिन्होंने फाड़ा था, बिल फाड़ा था आरक्षण वाला, वो उनको पहले दिया गया। तो बीजेपी सपा ने जब कैंडिडेट बदला तो सपा खुद भी वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसे मालूम था कि ये उसकी बहुत कमज़ोर ज़मीन है, लेकिन उसने दीपक सैनी को उतारा क्योंकि उस इलाके में सैनियों की तादाद है, ओबीसी। अब अखिलेश यादव आप देखेंगे तो गैर यादव ओबीसी पर बहुत दांव लगा रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने दीपक सैनी को वहाँ पे उतारा। लेकिन और उनके लगता है कि मुसलमानों का वोट अगर उन्हें एक मुश्त मिल जाए तो फिर वो लड़ाई में अच्छे से आएंगे। लेकिन बिजनौर ऐसी सीट है जो मुझे लगता है इस पूरे इलाके में बसपा की सबसे मजबूत सीट है। जाट बिरादरी से बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, मजबूत, जो कि मुझे लगता है आरएलडी की पहले पॉलिटिक्स करते थे। हाँ, लोकदल की पॉलिटिक्स करते थे, बहुत पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, दमदार जाट हैं। बीजेपी ने चंदन चौहान गुर्जर को उतारा है, आरएलडी से उतारा है, गठबंधन से है। तो बिजनौर सीट ऐसी है जहां दलितों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, और बिजनौर वो सीट रही है जहां से मायावती ने अपने पॉलिटिक्स शुरू की। तो बहुत कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर बसपा का वहां पर प्रभाव है। आप एक रात में सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बात करके आप बसपा के प्रभाव को नकार नहीं सकते। तो उनका जो अपना कॉम्बिनेशन है, जाट हैं, दलित हैं और मुसलमान, वहाँ पे वेट एंड वॉच में है कि क्या सचमुच सारे दलित और जाट और कुछ दूसरी बिरादरियाँ जो हैं क्या वो चढ़ती हैं बसपा पे। अगर चढ़ती हैं तो बड़ी तादाद में वो शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि अगर मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की तो ये आप मान सकते हैं कि वो सीट बीजेपी के लिए तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन चंदन चौहान मजे हुए नेता हैं, गुर्जर बिरादरी से हैं, पिता भी पॉलिटिक्स करते थे और आरएलडी के कैंडिडेट हैं। तो ये मुझे सिमटती हुई बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई दिख रही है। वैसे तो चमत्कार कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई है, और इसमें किसी को नहीं कह सकते कि आप कौन जीतेगा। 50-50 तो 50-50 की आपने बात की, एक दो पुराने बहुत धुर विरोधी साथ में आ गए, संजीव बालियान और जयंत चौधरी, और एक और धुरविरोधी सामने खड़े हैं, हरिंद मलिक, जो कि दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, चाहे वो अजीत सिंह के खिलाफ की पॉलिटिक्स रही हो और वो चाहे संजीव बालियान के खिलाफ की पॉलिटिक्स रही हो। मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खिचड़ी वहीं पक रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा। देखिए, मुजफ्फरनगर में जब जाएंगे और बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना विरोध है संजीव बालियान का लोगों से। जब हमला हो गया प्रचार के दौरान, के ऊपर हमला हो गया प्रचार के दौरान, और संजीव बालियान के खिलाफ लोग बहुत चर्चा करते दिखेंगे भी। हरिंद मलिक के लिए अखिलेश यादव ने जिसे कहते हैं फुट डाउन करना, वो हरिंद मलिक के टिकट के लिए उन्होंने फुट डाउन किया, बोले कि हम लड़ेंगे, हरिंद मलिक ही लड़ेंगे। अगर
जयंत चौधरी खुद लड़ते या उनकी पत्नी लड़ती तो शायद वो अपने को विड्रॉ करते, लेकिन अखिलेश उनके लिए लड़ गए और एक गठबंधन टूटने की वजह। लेकिन अगर आप देखें तो हरिन मलिक जो हैं उनके बारे में है कि बहुत ही सरल सुलभ नेता हैं। वो किसी के साथ बातचीत करना, किसी के लिए काम करना, जब ये बात आती है तो एक ऐसा निकलता है कि ये पूरे इलाके में लोगों को अच्छे से जानते हैं, सबसे इनके संबंध हैं और सबके काम आते हैं। ये बात संजीव बालियान के साथ भी आती है, लेकिन संजीव बालियान थोड़ी अथॉरिटी से पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। और जाटों में जो 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी अगर आप देखें बीजेपी के खिलाफ वो भी है, लेकिन इन सब के बावजूद आरएलडी का बीजेपी के साथ आ जाना ये मुझे लगता है बड़ा एक एक्स फैक्टर है। मुझे लगता है कि आरएलडी और बीजेपी एक साथ हो गए तो मुजफ्फरनगर, बागपत, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर एक मुश्त जाटों का वोट भी पड़ेगा और जाटों का जो एक कह सकते हैं कि उनके प्रभाव के जो वोट होते हैं वो भी पड़ जाएंगे, क्योंकि आखिर इस बार 2 ही सीट मिली है, लेकिन दोनों सीट पर जयंत की इज्जत का भी सवाल है। आज बेशक विरोध ज़्यादा हो, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये विरोध कितना सस्टेन कर पाता है इसको देखना पड़ेगा। लेकिन हरिन मलिक चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहा है। तो वो पिछली बार भी 5 लाख था, 4,000 के वोटों से जीत गए थे, तो इस बार भी 5 लाख नजर आ रहा है। देखिए एक चीज़ और मुझे लगता है कि देखिए पिछली बार 6,500 या कुछ वोटों से हारे थे। हाँ। अजीत सिंह इतना कांटे का मुकाबला है। थोड़ी नाराज़गी ठाकुरों की, सैनियों की, और वो भी इसलिए थोड़े कश्यप में भी नाराज़गी है। और लोग कह रहे हैं विजेंद्र प्रजापति भी दारा सिंह वो तो एक अलग फैक्टर है। दारा सिंह प्रजापति जो हैं वो बसपा ने इस बार ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार दिए हैं कि बीजेपी की नींद हराम हो गई है। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर बीजेपी को वहाँ दिख रहा है तो बीएसपी कैंडिडेट का दिख रहा है। अच्छा, बीएसपी इस बात को लगातार कन्विंस कर रही है कि भाई अपना वोट मुसलमानों को कह रही है वोट बर्बाद मत करो, अगर आप वोट दोगे बीजेपी जीत जाएगी, अगर आप मुझे वोट दोगे तो हम लड़ेंगे और हमारे जीतने की संभावना है। ये बातें अभी चूंकि रमज़ान चल रहा है तो ये छोटी छोटी बैठकों में आपको वहाँ पर लोग बात करें, लेकिन ईद के बाद इस पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। इस बार बीजेपी के लिए सचमुच ये सीट इसलिए थोड़ी फंसी हुई है क्योंकि बीएसपी मजबूती से लड़ रही है, और अगर बीएसपी मजबूती से लड़ गई तो फिर समझ लीजिए कि ये फिर मुश्किल, क्योंकि पिछले चुनाव में दलितों का वोट एक मुश्त वोट बीजेपी को गया था, आप देखेंगे। हाँ। तो जब बहुत जाट होता है ना तो जो दलित हैं जो दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं वो फिर बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस बार इतना जयंत भी साथ, बीजेपी के भी जाट, तो कहीं ये बैकफायर ना कर जाए इसकी भी एक बड़ी चिंता बीजेपी को है। लेकिन वहाँ की लड़ाई दिलचस्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिन मलिक अच्छा लड़ रहे हैं, हरिन मलिक का बड़ा एक प्रभाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने बात की थी संजीव बालियान से तो उन्होंने कहा कि 4 चुनाव वो हार चुके हैं, 5वां चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर उन्होंने संगीत सॉन्ग के बारे में भी कहा और राजपूत नाराज हैं तो वो भी एक चर्चा तो है। उन्होंने कह दिया कि ठीक है चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा, पार्टी सबका संज्ञान लेगी। तो अंदर खाने बीजेपी को हराने बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। वो आप जाएंगे, आप फील कर जाएंगे अगर किसी भी कम्युनिटी किसी भी चौपाल। इसको भी हम 50% में माने? नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि 50-50 नहीं, ये आपको अभी सपा को अपर हैंड दीजिए, लेकिन इसमें बीजेपी भी थोड़ा ठीक कर रही है। और अगर बसपा अच्छा लड़ गई तो बीजेपी ऊपर हो जाएगी। और जब आप बात कर रहे हैं जाटों की, तो गुजरों की सीट कैराना कहीं छोड़ सकते हैं। हसन मुरवन हसन की बेटी इकरा हसन गुजर, मुस्लिम गुजर, हिंदू गुजर प्रदीप कुमार, और फिर बसपा ने एक ठाकुर बिरादरी से श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दे दिया है। कैराना में बहुत चर्चा है इकरा हसन को लेकर, लंदन से पढ़कर आई हैं, एक महिला हैं। आपने जो एक स्टोरी की किस तरीके से रात में जाटों के इलाके में प्रचार कर रही हैं, वो हमने यूपी तक पर आप जाकर देख भी सकते हैं। क्या इकरा हसन का माहौल है वहाँ पर? इकरा हसन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा है। देखिए, इकरा हसन को लेकर पहले आप समझिए कि कैराना वो सीट है जो पलायन के लिए कुख्यात थी। बीजेपी ने पलायन को मुद्दा ऐसा बनाया कि कैराना में जितना असर पड़ा, अमित शाह उसको कहते रहे, नजर आए थे कैराना में, और उसका असर पूरे देश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में तो हुआ ही था। लेकिन अगर आप इस बार जाएंगे तो आपको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं दिखेगा, पलायन का कोई मुद्दा नहीं दिखेगा। इकरा के लिए लोगों में गजब की एक सहानुभूति है, क्योंकि इकरा जिस परिवार से आती हैं
उस परिवार के इतिहास को लेकर बीजेपी वाले बहुत बात करेंगे, बट इकरा हसन बहुत ही तहजीब से, बहुत ही शालीनता से ऐसा चुनाव प्रचार कर रही हैं जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। एक बड़ा जो किसान वर्ग है, जिसमें गुजर भी हैं, जिसमें जाट भी हैं, जो कि जयंत चौधरी से नाराज़ हुए, अचानक से जो उन्होंने पाला बदला, ये एक बड़ा तबका है और इकरा उसे अच्छे से भुना रही हैं। इसके अलावा कोई मोदी का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रचार में कोई नाम नहीं, उनका एक ही चीज कहना है, और वो एंटी इनकम्बेंसी जो प्रदीप चौधरी की है, 5 साल में प्रदीप चौधरी गए नहीं है। सबसे ज्यादा लोग इसी बात से नाराज हैं कि जिस आदमी को हमने सांसद बना करके भेजा, वो आदमी दोबारा पलट के नहीं आया, हमारे लिए काम उसने नहीं किया। चर्चा की वो एक ही विधानसभा तक सीमित रह गए। इस बात को इकरा वहां मुद्दा बना। हर गांव में जाती हैं, पूछती हैं, भाई आपके अगर सड़क की हालत खराब होगी, आपकी बिजली की हालत खराब होगी, तो क्या प्रधानमंत्री आएंगे करने? मैं ही आऊँगी, आप मुझे वोट दें, मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। तो इसका एक असर दिख रहा है। मैंने देखा कि 1-2 गांव में, जो कि जाटों का बहुल गांव था, लोग उनके लिए ढोल ताशे बजा रहे थे और बड़ी तादाद में लोग थे। महिलाएं उनका स्वागत कर रही थीं और सर पर हाथ रख कर। का तो बयान मैंने भी वीडियो में देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ हम तो जयंत के ही हैं, लेकिन यहाँ तो इकरा है, यहाँ तो इकरा है। तो ये एक मोमेंटम गेन कर रहा है वहाँ। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो ऐसी सीट है जो समीकरण के हिसाब से बीजेपी को सूट करती है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार अगर आप देखें तो प्रदीप चौधरी लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे, 95,000 के आसपास। हिंदू मुस्लिम होता है तब सूट करती है, जब गुजर नहीं, वो मैं उसी पर आ रहा था कि जब वो पूरी तरीके से पोलराइज हो जाता है, तो पिछली बार 1 लाख वोट से बीजेपी जीती थी। वही इस बार सबसे बड़ा चैलेंज है इकरा के लिए। एक तो ठाकुर, एक राणा उम्मीदवार उतारा है बसपा ने, क्या ठाकुर राणा को वोट कर जाएंगे? अगर राणा को वोट कर जाएंगे तो फिर समझिए कि बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। त्यागियों में थोड़ी नाराजगी है, ठीक ठाक नाराजगी, त्यागी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, एक त्यागी क्या वो उनको वोट कर जाएगा? कई लोग तो ये कह रहे हैं वो गड्ढे में वोट डाल दो लेकिन बीजेपी को ना दो। इस तरह की चर्चा आप क्षेत्र में सुनेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि एक एक्सपीरियंस है, वो लगता है कि आखिर होते होते सब मोदी फैक्टर हावी हो जाता है, मोदी होने लगता है और सब भूल करके चलो मोदी को वोट दे दो। ये एक पैटर्न दिखा है। तो बीजेपी को लग रहा है कि ये पैटर्न, लेकिन लोग जो हैं, जब आप उनसे आखिर पूछेंगे तो आखिर में तो भाई बीजेपी को वोट देंगे, ये कहते मिलेंगे। लेकिन जो नाराजगी का लेवल है और जिस तरीके से इकरा इस वक्त, एक चीज से और जैसे घोसी में सारी बिरादरियों ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को वोट दिया, क्या इकरा को भी ऐसा वोट नहीं? ऐसा नहीं। घोसी की नाराजगी बहुत अलग थी। घोसी में तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मतलब कसम खा के रखे थे कि इनको तो सबक सिखाएंगे, इनको हरा के ही भेजेंगे। वो चीज़ नहीं है। उनकी नाराजगी कैंडिडेट से इस बात को लेकर हो सकती है कि ये क्षेत्र में नहीं आए, 5 साल इन्होंने, हाँ, बीजेपी से बहुत नाराजगी उनकी नहीं है। तो ये एक अलग विषय है। वहाँ तो घोसी में तो सीधी नाराजगी ओम प्रकाश राजभर से था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वाचाल व्यक्ति हैं, वो बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अखिलेश को भी उतना बोला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बहुत सारे उन्होंने अपशब्द कह रखे थे। तो सब कुछ एकमुलेट हो गया था और सबने ठान लिया था इनको जीतने नहीं देंगे। तो नहीं, मैं अगर पूछूं कैराना की सीट, तो इसमें आप किसको अपर हैंड देंगे अभी की स्थिति में, बीजेपी को या इकरा? नहीं, मैं उसको अभी तो मैं अगर लोगों की बातचीत के आधार पर कहूँ तो मुझे लगता है कि इकरा बेहतर लड़ रही हैं। लेकिन वो 50-50 आप उसको इसलिए मानिए क्योंकि चुनाव आते आते ये मामला चढ़ेगा। जो एक लाइन होती है ना कि वोट तो मोदी को ही जाएगा, मोदी जो हाँ, कथित सवर्ण जातियां कथित सवर्ण जातियां ही नहीं, जो दूसरी भी जातियां हैं, उसमें भी ये फीलिंग है। वो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो चैलेंज है इनके सामने वो यही है कि जितने नाराज़ वोटर हैं, क्या उनको आखिर तक वो बांध कर अपने साथ रख पाती हैं कि नहीं। अगर वो रखने में सफल हो गई तो इकरा इस बार जीत जाएंगी, और अगर बीजेपी ने वो नाराज़गी को किसी भी तरीके से समझा बुझा करके अपने तरफ वापस ले आए तो फिर समझिए कि फिर प्लस में होगी बीजेपी। तो हमने बात की कैराना की, आपने वाचाल लोगों की बात की। एक वाचाल चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी जुड़ता है, आज़ाद समाज पार्टी के हैं। कोशिश ये थी कि गठबंधन से चुनाव लड़ जाएं, लेकिन मिला नहीं। और आकाश आनंद ने पहली चुनावी रैली में उन पर खूब हमला बोला। नगीना की सीट, सुरक्षित सीट, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कैसा चुनाव? लोग कह रहे हैं केतली में पैसा भी मांग रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। नहीं, मैंने देखा वो जब केतली लेकर के चलते हैं तो कुछ लोगों को उन्होंने केतली से चाय भी पिलाई। ये भी मैंने देखा कि लोग उनको आकर के 100 रुपये 50 रुपये ऐसे दे भी रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर का एक माहौल बना हुआ है। नगीना में चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं तो आज उतरे ज़रूर हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से लगातार
नगीना में मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम चुके हैं। बसपा ने जो उम्मीदवार उतारा है, बसपा की सबसे गढ़ की सीट है, गांव-गांव में बसपा का संगठन है और बसपा वहां हल्के में नहीं ली जा सकती। लेकिन चंद्रशेखर की चर्चा मुझे बहुत दिखाई दी, लोग चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं। मुसलमानों में भी चंद्रशेखर को लेकर के एक बड़ा बज़ बना हुआ है, उन्हें लग रहा है कि चंद्रशेखर को सपोर्ट किया जाए ताकि चंद्रशेखर कम से कम यहाँ से अगर लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई में आ जाए। दलितों का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि चंद्रशेखर ये सीट जीतें और यहाँ तक चाहता है कि बसपा के लोग जो हैं इस बार चंद्रशेखर के साथ आएँ। मुझे कई चंद्रशेखर के ऐसे समर्थक मिले जो बोले कि हम तो बहन जी के हैं, लेकिन हम बहन जी से कहते हैं कि 79 सीट आप बेशक दे दीजिए, अपने आप को रख लीजिए, लेकिन ये सीट आप छोड़ दीजिए। तो उस इलाके में चंद्रशेखर को लेकर के एक माहौल बन रहा है और ज़्यादा बन रहा है। तो क्या ये माहौल इतना होगा कि सारे दलित और सारे मुसलमान एक साथ आएंगे? ये एक सवाल है। बीएसपी भी बहुत अच्छा लड़ रही है इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उसका संगठन बहुत अच्छा है। जब आकाश आनंद आए तो भीड़ तो मॉडरेट थी, लेकिन भीड़ बहुत चेयरफुल थी। बहुत सारे लोग जब निकले तो कई दलितों जब मैंने बात की तो उनका कहना था, देखिए चंद्रशेखर हर गांव में है, चंद्रशेखर का वोट हर गांव में है और चंद्रशेखर का वोट हर गांव में बढ़ रहा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि सारे वोट चले जाएंगे। दलितों का एक बड़ा वोट बहन जी को जाएगा। ये बहन जी का घर है, यहाँ से जीती हैं। ये वही है बिजनौर और नगीना की सीट, बिजनौर से ही निकल के नगीना बनी है। तो वो अगर किसी एक दल का अगर गढ़ कहीं मानेंगे आप तो वो बसपा का गढ़ है और अचानक चंद्रशेखर आएँ और पूरी बसपा की हवा अपने साथ लेकर के चले जाएं, ये नहीं होगा। वहाँ दलितों का एक बड़ा वर्ग साथ है और ऐसे में अगर दलित बड़ी तादाद में और मुसलमान बड़ी तादाद में चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर चंद्रशेखर इस चुनाव में हैं और बहुत मजबूती से हैं। लेकिन बसपा ने अगर तोड़ लिया तो फिर आप समझिए कि फिर चंद्रशेखर पहले नंबर पर आएंगे या दूसरे नंबर पर आएंगे या चौथे नंबर पर आएंगे, आप कह नहीं सकते। समाजवादी पार्टी ने भी जो अपना कैंडिडेट उतारा है, नहीं मनोज कुमार, वो जज हैं और सपा का अपना वोट बैंक है। मुसलमानों में सपा को लेकर के अपना एक क्रेज़ है। ठीक है, नाराज़ हैं टिकट नहीं देने से, लेकिन मुसलमान की पहली प्रेफरेंस हमेशा समाजवादी पार्टी है, बसपा नहीं है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ पे वोटों का बिखराव होगा। क्या इतना कंसोलिडेशन हो जाएगा कि सब एक साथ चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए? अगर ऐसा हो गया तो चंद्रशेखर जीत जाएंगे। लेकिन ओम कुमार जो कि 3 टर्म के विधायक हैं, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं, दलितों में, और बीजेपी का जो अपना एक बड़ा वोट वर्ग है वो मौजूद है। और अगर वो अपने बिरादरी का वोट ठीक ठाक काट के ले जाते हैं तो ये लड़ाई समझ लीजिए कि या तो बीजेपी बनाम चंद्रशेखर है जिसकी बहुत गुंजाइश है, या फिर बीजेपी और चंद्रशेखर और बसपा, इन तीनों की लड़ाई सिमटेगी, त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन मैं अभी तक ये महसूस कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेकंड पर बीजेपी और चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर पहले हो बीजेपी पहले हो, इस तरह की ये लड़ाई बन रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल अब एक छोटा सवाल लेते हैं, सहारनपुर लंबा हो गया है वीडियो। इमरान मसूद, उन्होंने आपसे बातचीत में कहा कि बोटी बोटी की खूब चर्चा हुई, अब मैं रोटी रोटी की बात कर रहा हूँ। राघव लखनपाल, उनकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है कि खूबसूरत प्रत्याशी हैं। बसपा ने माजिद अली को उतारा है। माजिद अली चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ कर रहे हैं, जो बसपा चंद्रशेखर आज़ाद को हराने पे लगी हुई है। तो सहारनपुर पिछली बार बसपा ने जीता था, क्या लग रहा है इस बार इमरान मसूद की किस्मत खुलेगी? क्या वो जाएंगी? क्योंकि बड़े लंबे समय से वो भी चुनाव हार रहे हैं, एक बार ही विधायक बने थे, उसके बाद से हार ही रहे। देखिए वही बात है, क्या इस बार उनकी किस्मत में जीत लिखी है या नहीं लिखी? क्योंकि इस बार की भी लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल वाली लड़ाई है, मतलब बहुत आसान उनके लिए लड़ाई नहीं है। उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है, 2 लाख 2.25 लाख का एक वोट बैंक वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। जो वो इंडिपेंडेंट लड़ें, किसी पार्टी से लड़ें, वो उनके साथ जाता है। इस बार भी वो उनके साथ खड़ा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बीएसपी माजिद अली। और माजिद अली खुद मुसलमान भी हैं और माजिद अली लगातार गांव में यही कह रहे हैं कि इनको वोट देने का मतलब है कि फिर बीजेपी को जितवाना। हालांकि हर सीट पर ज़्यादातर कैंडिडेट आपको ऐसी बातें करते मिल जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर एक फैक्टर है। दोनों नेता चंद्रशेखर की तारीफ़ कर रहे हैं। माजिद अली को यूँ तो सारे दलितों के, ज़्यादातर दलितों का वोट मिलेगा क्योंकि वो बसपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन चंद्रशेखर वाला जो एक दलित का गुट है वो चाहते हैं कि वो वाला गुट भी उनको मिले, इसीलिए वो भी चंद्रशेखर की तारीफ़ करते घूम रहे हैं। लेकिन इमरान मसूद और चंद्रशेखर दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, दोनों दोस्त मित्र जैसे हैं।
दो स्मिथ, हालांकि उम्र में काफ़ी फासला है, लेकिन दोनों बहुत करीबी हैं। तो एक चर्चा ये ज़रूर है, जिसकी कि आज पहले भी डिस्कशन हो रहा था, उसमें यह है कि इमरान मसूद वहाँ मदद करें नगीना में, और नगीना से चंद्रशेखर यहाँ मदद करें। तो क्या इमरान मसूद को सारे मुसलमानों का वोट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई फंसेगी, लेकिन बीजेपी यहाँ ज़्यादा मजबूत है। और बीजेपी की मजबूती की वजह यह है कि पिछली बार राघव लखनपाल बहुत कम वोटों से हारे थे, 14 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। उनके खिलाफ नाराज़गी यही थी कि वो जीत कर गए तो आए नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में हारने के बाद वो लगातार सहारनपुर में बने हैं। हर गांव-गांव, हर त्यौहार, हर फंक्शन, हर जीनी मरनी जिसको कहते हैं, जीने मरने में वो सुख दुख में पहुंचते हैं। तो उनको लेकर के एक अच्छा माहौल बीजेपी का बना हुआ है। तो बीजेपी की जो एक कंफर्टेबल सीट दिखती है कि अगर सपा और बसपा में ये वोटों का बंटवारा हो गया तो फिर किस्मत एक बार जो है इमरान मसूद की खोटी हुई निकल सकती है। लेकिन इमरान मसूद हमेशा की तरह बहुत कॉन्फिडेंट है, और पिछले चुनाव में भी जब थे तो हमने उनसे पूछा था तो बोले मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी वो कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, और इस बार आप लिख के जाओ कि मैं जीतूँगा, और कांग्रेस में अब का साथ मेरा जो है वो कब्र तक का साथ है। तो ऐसी ऐसी डायलॉग तो दे रहे हैं, लेकिन अब देखिए, डायलॉग देने में तो माहिर ही हैं। लेकिन कुमार जी जो 8 सीटों का, मतलब पहले चरण की जो 8 सीटें उसको घूम कर आए, तो उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से 8 सीटों पर क्या माहौल है। तो कुमार जी, आपका एनालिसिस है, आप लोगों को क्या लगता है इन 8 सीटों में कौन सी सीट बीजेपी, कौन सी सीट सपा, कौन सी सीट बसपा, या कोई अन्य, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद या कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत, आपने बहुत तो फिलहाल अच्छा किया, ताकि मुझे भी अच्छा मज़ा आया मुझे इस बात में कि एक तो मैं उधर का फूड को मैंने बहुत एंजॉय किया, और दूसरी बात जब आपने सवाल पूछे तो मेरे भीतर का भी जो है ना वो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।